नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार। अब यूरोप की जो क्रांतियाँ हुई, उसके बाद में एक तरफ इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो दूसरी तरफ साम्राज्य ऑटोमन और हैब्सबर्ग का क्या हुआ, विखंडन हुआ। आज ये मेरा अंतिम वीडियो है, इसके बाद में मैं औद्योगिक क्रांति पर पहुँचूँगा। ठीक है। अब इसके अंदर आप देखेंगे साम्राज्यों का विखंडन। ऑटोमन साम्राज्य, मैंने पहले आपको बताया था कि किस प्रकार रोमन साम्राज्य दो भागों में वर्गीकृत था। पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य जो पवित्र रोमन साम्राज्य में परिवर्तित होता है, और पवित्र रोमन साम्राज्य के रूप में हैब्सबर्ग, जो क्या है, रोमन साम्राज्य के पद को सुशोभित करेगा। ठीक है। बाद में विखंडन के बाद ये ऑस्ट्रिया के रूप में अस्तित्व में आएगा। लेकिन उसी तरह पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसमें तुर्कों का आक्रमण होता है, तुर्कों ने उसकी कैपिटल कुस्तुनतुनिया बाइजेंटाइन का क्या किया, विखंडन किया, उस पर विजय प्राप्त की। उसके बाद में पूर्वी रोमन साम्राज्य समाप्त हो जाता है। इसी कड़ी में आप देखेंगे तुर्की साम्राज्य 1299 के अंदर स्थापित होता है, उस्मान द्वारा। किसके द्वारा? उस्मान द्वारा। उस्मान के द्वारा जो ये तुर्की साम्राज्य है, इसी को क्या बोलते हैं? उस्मान। इसे बोलते हैं ऑटोमन साम्राज्य। ठीक है। 1453 में इसने कुस्तुनतुनिया जो तुर्की के अधीन आ गया। तो अधीन आने के बाद में ये पूर्व की समस्या भी इसे बोलते हैं, बाल्कन समस्या भी इसे ही बोलते हैं, और यूरोप का मरीज भी इसी को बोलते हैं। ठीक है। ये जो, क्योंकि ये विवाद का विषय इसलिए रहा क्योंकि इसके पूर्वी भाग में जो थी वो ईसाई बहुल्य था। पूर्वी भाग में ईसाई बहुल्य और इस टाइम मुस्लिम बहुल्य। अब इन दोनों के बीच में आपस में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता रहता है। ठीक है। इसकी वजह से ये क्या है, समस्या ही बना रहा पूर्व की। ठीक है। इसकी कभी जो यूरोपियन शक्ति है वो आपको देखने को मिला होगा, जब मैंने बोला था यूनान में विद्रोह हुआ था, यूनान में विद्रोह हुआ, लंदन समझौता, फिर यूरोपियन शक्तियों ने भी इसका साथ दिया कि यहाँ पे जब उसको यूनानी संस्कृति के बारे में बताया गया तो इनका वो बढ़ोतरी हुई, तब इन्होंने क्या नाम है, क्रांति की। तो इन शासकों को फिर लास्ट के अंदर वो उन लोगों ने यूनान को आज़ाद करवाने में सहयोग दिया। लेकिन अंतिम रूप से जो आज़ादी मिली यूनान के, इसके क्या नाम है, ऑटोमन साम्राज्य की, ये आपके प्रथम विश्व युद्ध के बाद मिलती है। ठीक है। अब यहाँ पे मुस्लिम साम्राज्य पूर्व की ओर, ये हो गया, सॉरी, पूर्व की ओर तो मुस्लिम साम्राज्य था, पश्चिम की ओर ईसाई साम्राज्य। ठीक है। पूर्व की ओर ये उस साइड का पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। ठीक है। पूर्वी यूरोप ईसाई 1848 में मैंने बताया क्रांति के तहत यूनान में होती है, यूरोपीय शक्तियों का हस्तक्षेप। लेकिन फिर भी अंतिम रूप से जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ही क्या है, ऑटोमन साम्राज्य का विखंडन होता है। ठीक है। अब जो आज़ाद होते रहते हैं, पहले 1832 के अंदर यूनान स्वतंत्र होता है। ठीक है। जो मैंने आपको बताया था 1820, 1830, 1820 का दशक, उसके बाद 1830 का दशक, उसके बाद में बात की थी अपन ने 1848 की क्रांति। ठीक है। उसमें यूनान 1832 में, रोमानिया कीमिया का युद्ध होता है 1854 में, उसके बाद में रोमानिया आज़ाद होता है 1859 के अंदर। ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और वैसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो, सर्बिया मॉन्टेनिग्रो बर्लिन कांग्रेस होती है। बर्लिन कांग्रेस में 1878 के अंदर इसको आज़ाद किया जाता है। किसको? सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो को। ठीक है। बुल्गारिया 1885 में रूस के सहयोग से, क्योंकि यहाँ पे एक समुदाय या आपके नस्ल थी, बलगान नस्ल, इसका थोड़ा रूस का इसके प्रति क्या था, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था। इस वजह से इन्होंने इसका साथ दिया और रूस बुल्गारिया को आज़ाद करवा देता 1885 में। फिर अल्बानिया 1912-13 में, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1920 तक, तब उस टाइम में अल्बानिया 1912-13 में लंदन सम्मेलन। ये लंदन सम्मेलन आपको कई जगह देता होगा, लेकिन आप ध्यान रखना, लंदन सम्मेलन का मतलब क्या है, ब्रिटेन यूरोप के अंदर हस्तक्षेप कभी कभार ही करता था, जब उसके हित, व्यापारिक हित उससे
ख़राब होते थे, मतलब प्रभावित होते थे। तब ब्रिटेन करता था, यहाँ लंदन के अंदर ही सारे यूरोपियन देश मिलते थे, क्योंकि इससे क्या बोलते थे ब्रिटेन को बोलते थे समुंदर का दैत्य, समुंदर का दैत्य, यानी पावरफुल कंट्री था। इस वजह से इसका हस्तक्षेप होते ही सब के सब इसकी तरफ हो जाते थे और फिर लास्ट में ये निर्णय लेता था, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर अलग अलग देशों के, उस टाइम के राष्ट्रों के अलग अलग हित थे। जैसे रूस ये ऑटोमन साम्राज्य का विखंडन करना चाहता था। उसके दीर्घकालीन भी थे कि इसका विखंडन होगा तो एक बड़े क्षेत्र पे क्या कर लूँगा, मैं कब्जा कर लूँगा। अल्पकाल में इसका ये था कि नहीं चलो चलने दो, जैसे चल रहा है, तो इससे मित्रता रखता, काला सागर से सीधा भूमध्य सागर तक आने के लिए रास्ता प्रदान करता था, ठीक है। ब्रिटेन ऑटोमन साम्राज्य का विरोधी था शुरुआत से, लेकिन डर कि इसको यदि तोड़ा गया तो यहाँ पे क्या होगा, यूरोप का संतुलन और पूर्वी मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। देखा हुआ है पूर्वी मार्ग अवरुद्ध कैसे हुआ था, पूर्वी मार्ग कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था तब उसके बाद में, लेकिन वो मार्ग यदि अवरुद्ध नहीं होता तो नवीन दुनिया की खोज नहीं होती, अमेरिका की खोज नहीं होती, भारत की खोज नहीं होती, फिर उसके बाद वही साम्राज्यवाद, व्यापारीवाद, वाणिज्यवाद ये हमें देखने को नहीं मिलते, ठीक है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऑस्ट्रिया बहुभाषी था और बहुनस्लीय प्रकार के लोग रहते थे, ठीक है। तो इस वजह से इसका विखंडन होना स्वप्रिय है। मैंने पहले लेक्चर में बताया किस तरह से इसको तोड़ के उसको दे दिया, उसको तोड़ के इसलिए दे दिया, तो इसलिए इसका विभाजन होना अनिवार्य था। तो ऑटोमन का विभाजित होना, क्या नाम है, ऑटोमन विभाजित तो होता ही, क्योंकि ऑस्ट्रिया भी क्या है, बहुनस्लीय है। और ये हाँ, इसका मतलब ऑस्ट्रिया, ये दोनों, इसका लालच अलग था, ब्रिटेन इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ था, ठीक है। ये ऑस्ट्रिया लेकिन इसके पक्ष में नहीं था, किसके, इसका विभाजन हो। क्यों नहीं था विभाजन होने के पक्ष में, इसलिए नहीं था, नहीं हो, क्योंकि इसको मालूम था कि मेरे यहाँ पे भी क्या है, बहुनस्लीय और बहुभाषी लोग हैं। यदि इसका विभाजन होता है तो ये राष्ट्रवाद की चिंगारी मेरे यहाँ पे भी पड़ेगी और फिर मेरा भी विभाजन स्वीकार्य करना पड़ेगा। लेकिन वही कि जब इसका हुआ तो फिर उसके बाद वहाँ पे भी मोटिवेट हुए, जैसे बोलते हैं ना भेड़ की चाल, वो वाली कहानी यहाँ पे देखने को मिलेगी। हैब्सबर्ग साम्राज्य कौन सा, ऑस्ट्रिया के अंदर था हैब्सबर्ग साम्राज्य। और एक बात यहाँ ध्यान रखना, मैटरनिक, इससे क्या बोला गया है, हैब्सबर्ग साम्राज्य का ये था हेड, ठीक। उसके बाद में हैब्सबर्ग पहले रोमन साम्राज्य के पद पे सुशोभित था, किंतु विखंडन के बाद ऑस्ट्रिया का शासक बन जाता है, ठीक। हैब्सबर्ग की एकता को प्रभावित करने वाली कौन से, एकता कैसे प्रभावित हो सकती थी, किस तरह से इसका प्रभावित होते, क्षेत्रीयवाद और आधुनिक राष्ट्रवाद। यदि आधुनिक राष्ट्रवाद आएगा तो नए नए देश अपने आप को आज़ाद करने की घोषणा करेंगे और अब एक नए नवीन राष्ट्रों का उदय होगा, ठीक है। लेकिन एकता बनाए रखने के अंदर हैब्सबर्ग का क्या सहयोगी था, राजवंश था इसका, ठीक है, सेना थी, नौकरशाही थी, जर्मन संस्कृति थी, ये इसका एकता बनाए रखने के लिए पॉइंट थे और ये इसको तोड़ने के पॉइंट थे, ठीक है। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस की शांति सम्मेलन होता है, शांति संधि होती है। इसमें विजेता राष्ट्रों द्वारा क्या किया जाता है कि इसका हैब्सबर्ग साम्राज्य का क्या कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है। तो एक प्रांत बना दिया जाता है, वो है ऑस्ट्रिया हंगरी। एक बना दिया जाता है चेकोस्लोवाकिया, एक बना दिया था यूगोस्लाविया, इसका निर्माण कर दिया जाता है। और पोलिश क्षेत्र को, जो किसके पास में, रसिया के पास भी था, पर्सा के पास, उनको छीनकर पोलैंड का एक अलग राष्ट्र निर्माण हो जाता है। ऑस्ट्रिया हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और पोलैंड, ठीक है। नमस्कार।